एंजल वन की बात करते हैं। पहली तिमाही में नंबर्स अच्छे रहे हैं। मुनाफे में 35% का उछाल आया है, जबकि आय 74% बढ़ी है। कंपनी के क्लाइंट बेस और डीमैट अकाउंट शेयर में भी बढ़ोतरी हुई है। बात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर से। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। अगर एक फर्म रही है जिसने पूरा रेवोल्यूशनाइज करा है लिस्टेड स्पेस में, तो वो एंजल वन है। हमारी लगातार बात हुई है इस बारे में। एक रिसेंटली लेकिन जो हुआ है उसको लेकर मैं आपसे एक व्यू जानना चाह रहा था। एक जीरोधा के एमडी हैं, आई एम श्योर आप ने पढ़ाई होगा उनका ट्वीट, नितिन कामत, जिन्होंने कहा था कि हमारी जैसी इंडस्ट्रीज सिर्फ एक सर्कुलर दूर होती हैं अर्निंग्स में सिग्निफिकेंट डेंट से। क्या इस तरीके के रिस्क बन रहे हैं कि ये जो अर्निंग्स आप देख रहे हैं इन पर कहीं ना कुछ रेगुलेटरी रिस्क आने की तैयारी हो रही है? तो अनुज, मुझे इस मार्केट में करीबन 26-27 साल हुए हैं। काफ़ी रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं जिसमें मे बी मोमेंटरीली डेंट आते हैं, बट जो हमें देखना चाहिए कि ये जो बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर हो रहा है। रेगुलेटर यहाँ पर इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन रोकने के लिए नहीं आए हैं। वो जो भी अब ऐसे कुछ चीज़ें देखते हैं जहाँ पे उनको लगता है इन्वेस्टर के लिए सही नहीं है, वो स्टेप्स लेंगे। और एज एन इंडस्ट्री हमको एडजस्ट करना है उससे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का इंडिया का अंडर पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है। अगर ये जो पॉपुलेशन है जो सेविंग करती है, जो पैसे बचाती है, वो अगर इक्विटी मार्केट में आ जाए, वो नंबर 60 करोड़ 65 करोड़ है। आज आप देखोगे हार्डली 4 या 5 करोड़ अकाउंट एक्टिव है। तो मुझे ये लगता है कि ये जो टोटल क्लाइंट बेस कहते हैं वो अगर इस इंडस्ट्री में आ गया और उनका जो लाइफ टाइम वैल्यू है, जो वो लोग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, जो भी चीजें कैपिटल मार्केट में करते हैं, उसकी वैल्यू आप देखोगे तो काफी बड़ी है। तो मुझे नहीं लगता है कि वी शुड रिएक्ट ऑन सम काइंड ऑफ लाइक अनाउंसमेंट। हमने देखा आज तक जितने भी रेगुलेटरी अनाउंसमेंट आए हैं उसके बाद में मार्केट का पार्टिसिपेशन बढ़ा ही है। तो वी आर वेरी होपफुल, ये पार्टिसिपेशन का जो ग्रोथ है वो कम नहीं होने वाला है। और रही बात हमारे रेवेन्यू की एडजस्टमेंट करने की, तो काफी लीवर्स है ब्रोकिंग हाउसेस के पास अपना कॉस्ट एडजस्ट करने के लिए या प्राइसिंग एडजस्ट करने के लिए, टू कीप दिस मॉडल वेरी हेल्दी। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ इन्वेस्टर कम होगा मार्केट में, हमें नहीं लगता है। नहीं, मैं एक स्पेसिफिक पर आ रहा था। मैं उसके बाद आपके नंबर्स पर भी बात करूंगा। एक स्पेसिफिक जो था, जो सेबी ने कहा है कि जो ब्रोकर्स हैं जो एक्सचेंज के साथ वो कैशबैक, जो उनको कैशबैक अलग वर्ड हो गया, लेकिन मतलब उस तरीके का ही टर्म टोटल है लेवल जो अनाउंसमेंट है, इंसेंटिव जो है वो ख़त्म करें। तो उससे स्पेसिफिक जो मैं पढ़ रहा था कि डिस्काउंट ब्रोकर्स और डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए वो करीब 25 से 30% है। तो वो भरपाई कैसे होगी फिर? ना ना ना, टोटल इसका जो अपने 8% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू का ये जो फिगर है, इट इज 8% ऑफ और ग्रॉस रेवेन्यू। एंड आप देखोगे काफी चीजें हमने, बिकॉज हमको ये मिल रहा था, हमने काफी चीजें फ्री दी हुई थी। तो वो हम फ्री का जो ऑफर्स है वो अगर हम चेंज कर दे तो ये ऑफसेट हो जाएगा उससे। ओके। काफी चीजें हम सब्सिडाइज करते थे क्योंकि हमको काफी बेनिफिट डिस्काउंट मिल रहा था बिकॉज ऑफ और वॉल्यूम। तो कहां पर भी किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप वॉल्यूम देते हो तो होलसेल का प्राइस अलग होता है, रिटेल का अलग होता है। बट अगर रेगुलेटर को लगता है ये नहीं होना चाहिए, तो हमें लगता है ये ठीक है। बट क्या हमें ज्यादा इंपैक्ट होगा ये 25% वगैरह ना? जो इम्पैक्ट है 8 से 10% का है, और काफी लीवर्स है हमारे पास टू ऑफसेट दिस 8 से 10% का इम्पैक्ट। अच्छा, तो अब मैं आता हूँ आपके नंबर्स पर। आपकी फ़ी इनकम जो है वो क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट रही। क्या आप एक पीक पर आ गए हैं हम, जो यहाँ से मतलब अब क्या बहुत ज़्यादा ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन ना रखें? इन टर्म्स ऑफ आप जो कह फी रहे हो इनकम, फी फीस यानी इनकम। फी इनकम, एक तो ब्रोकरेज है। अब हाँ फी इनकम किसको कह रहे हो इसमें? हाँ, वही हो गया आपका ब्रोकरेज और बाकी की जो फीस है। हाँ, तो उसमें मुझे नहीं लगता अभी तक का फ्लैट हुआ है कि जैसे ही ये इन्वेस्टर बेस बढ़ रहा है, डेफिनेटली जितनी भी इनकम्स है जिस भी हेडिंग में है, से हमारी अराउंड 65% इनकम तो ब्रोकिंग में आती है, 21% इंटरेस्ट में आती है, डिपॉजिटरी में अराउंड 4% आता है। तो प्रोपोर्शनेटली हमको लगता है अभी भी कस्टमर का जो इनफ्लो है वो काफी हद तक स्ट्रांग है।
हमें लगता है कस्टमर का इनफ्लो करीबन ईयर ऑन ईयर 75 से 80% से ग्रो होगा। तो वो प्रोपोर्शनेट आप देखोगे हर हेडिंग में रेवेन्यू बढ़ेगा। प्लस हम नए जो वर्टिकल में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ये सब तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हैं। ये अगर स्टार्ट होंगे तो उनकी भी जो इनकम है वो कंट्रीब्यूट करेगी, मे बी बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। अच्छा दिनेश सर, गुड मॉर्निंग। वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। ये इस पूरे साल के लिए सर आपका क्लाइंट्स एडिशंस को लेकर क्या आउटलुक है? और एक और चीज़, डेरिवेटिव वॉल्यूम्स, अगर डेरिवेटिव्स पे टैक्सेशन और आई थिंक किसी भी प्रकार से अगर डिमोरलाइज किया जाता है थोड़ा सा, से भी सरकार इस बात को लेकर चिंतित है कि वीकली एक्सपायरीज जो हैं वो रिटेल मनी को काफ़ी हद तक खा रही है। वो एक अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी है जिसका अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार का योगदान नहीं है। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और आपका क्लाइंट एडिशन को लेकर सर पूरे CY25 के लिए, FY25 के लिए आउटलुक क्या है? वीरेंद्र, पहले मैं बात करूंगा अपना ये जो ये ग्रोथ इन ऑप्शन मार्केट देखा गया है, मुझे लगता है ये परसेप्शन है कि ये ओवर लेवरेजिंग हो रहा है, रिटेल कस्टमर काफी हद तक अपना ये ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आप FY18 से आज तक का ग्रोथ देखोगे, जहां पे मैं फ्यूचर का ऑप्शनल वैल्यू लेता हूँ, नोशनल वैल्यू लेता हूँ, और ऑप्शन का मैं अपना ये प्रीमियम वैल्यू लेता हूँ, तो इसका कैगर सिर्फ 11% है। कैश मार्केट का कैगर 16% है। आप कस्टमर बेस देखोगे, FY18 से आज तक 10x से बड़े हैं। 10x का कंट्रीब्यूशन उन लोगों ने किया है। मुझे लगता है ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं पूरे मार्केट में, इट इज बिकॉज ऑफ अंडर पेनिट्रेशन बहुत था इंडिया में, और काफी लोगों को एक्सेस था नहीं मार्केट में। तो अगर आप एक्सपोजर देखोगे पर क्लाइंट वाइज, एक्सपोजर पर क्लाइंट वाइज डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ है। तो ये क्या बताता है कि ओवर स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है। ये जो दिख रहा है वॉल्यूम बड़ा है, इट इज बिकॉज ऑफ मोर पीपल पार्टिसिपेटिंग। जो 65% भारत इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं था, आज मोबाइल के हिसाब से, डिजिटल जर्नी के हिसाब से वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हार्श स्टेप्स आएंगे। जो भी स्टेप्स आएंगे, वी वुड से इट वुड बी गुड फॉर इंडस्ट्री। वी डोंट आई थिंक वी हैव इनफ इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ एडजस्टिंग फॉर ऑल दैट। क्लाइंट का ग्रोथ हमें नहीं लगता है कोई कम होगा, क्योंकि आप अगर देखोगे इंडिया का यूथ मोस्टली जो है यूथ यंग पॉपुलेशन है। उनके एस्पिरेशंस है कि हमें इक्विटी मार्केट में आना है, हमको वेल्थ का क्रिएशन और मल्टीप्लाई करना है। उनकी जर्नी FNO या कोई प्रोडक्ट से स्टार्ट होगा जहां पर उनको लगता है इजी है एंट्री मारना। 2-3 चीजें हुई इंडिया में ये 2-3 साल में। एक तो डिजिटाइजेशन के हिसाब से बहुत इजी एक्सेस मिल रहा है यूथ को, अच्छे इंस्ट्रूमेंट आए जहां पे उनको लगता है हमारे एस्पिरेशंस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ मीट हो सकते हैं। दिस इज एन एंट्री पॉइंट। अब ये कस्टमर की जर्नी देखोगे तो धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। तो मुझे लगता है उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव इक्विटी है। उनकी जर्नी ऐसी ही रहेगी, बट जो भी रेगुलेशन के चेंजेस आएंगे उसमें मुझे लगता है क्लाइंट का ग्रोथ उस पर इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट जो प्राइसिंग है वो थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी। चलिए दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे इस पूरे टॉपिक पर मैं आपके साथ एक लंबी डिस्कशन करना चाहूँगा, वो कभी और करेंगे, एक आधे घंटे की डिस्कशन करेंगे आपके साथ इस पर। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और जब वापस लौटेंगे तो ट्रेडर्स हॉटलाइन।